नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। हर साल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष रहा क्योंकि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। लखनऊ में सीएम योगी और अन्य नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान शुरू किया, 31 अक्टूबर को पूरे देश में 600 से ज्यादा स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे। यहां नाटकोट क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति पत्नी के साथ श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। अफसरों ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा संबंधी तैयारियां पूरी तरह से जांच ली हैं। कार्यक्रम में तमिलनाडु के खनन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के वाराणसी आगमन के मद्देनजर उनके रूट पर दिन में 3 बजे के बाद रात करीब 8 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। उपराष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के करीब 1 घंटे पहले वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा और एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि रोक के दौरान डायवर्जन लागू रहेगा। राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक डायवर्जन भी देखने को मिलेगा। तो नाटकोट क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन भी होगा और इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। तो वहीं वो अपनी पत्नी के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे, जिसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर रहने वाले हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदुम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदुम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज काशी का दौरा रहने वाला है और एक खास कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल साहिल जी, हम बताना चाहेंगे आज जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, साथ साथ उनकी जो पत्नी है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग आज काशी के दौरे पे हैं, जहां वहां जाकर के एक कार्यक्रम होना है जो वहां पे नाटकोट क्षेत्र में एक धर्मशाला बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन भी वो करेंगे। साथ साथ में जो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे और वहां अन्य भी जो व्यवस्थाएं जो वहां पे कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे, कि जिसमें उपराष्ट्रपति व उनकी पत्नी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, साथ साथ में वहां अन्य भी जो बीजेपी के नेता हैं व मंत्री हैं, सभी लोग साथ में मौजूद रहेंगे।
जी साहिल जी, वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर के तो काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो कि वहां पे 3 से 4 बार जो वहाँ एयरपोर्ट है उसकी भी जांच की गई है, और साथ साथ में जो यातायात की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो ट्रैफिक डीसीपी हैं उनके द्वारा जो यातायात है उसको डाइवर्जन कर दिया गया है, और साथ साथ में वहां पहुंचने उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही वहां पे जो यातायात को बंधित कर दिया जाएगा कि जिस रास्ते से वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे या जो वहां पे जो धर्मशाला का उद्घाटन करने जाएंगे वहां भी किसी भी प्रकार का कोई यातायात चालू नहीं रहेगा। साहिल जी बिल्कुल। और प्रदुम, जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो पद ग्रहण करने के बाद उनका पहला काशी का ये दौरा है, तो कई मायनों में इस दौरे को बेहद खास यहाँ पर माना जा रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो माना जा सकता है कि खासा जिम्मेदारियां जो हैं प्रशासन की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जो अभी पहली बार जब से इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है तो उसके बाद में ये पहली बार आज जो अपने पत्नी के साथ में वहां बाबा काशी विश्वनाथ के जो दौरा करेंगे, साथ साथ में वहां पे दर्शन करेंगे, और वहां एक खास कार्यक्रम भी है जो वहां धर्मशाला बनाया गया है उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट पे है वहां पे सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और 3 से 4 दिन से लगातार वहां पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही थी, सारी तैयारियां जोर जोर से की जा रही थी, इसको लेकर के किसी भी प्रकार के सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, इसलिए एक काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साहिल जी चलिए प्रदुम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ श्री काशी विश्वनाथ में भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यानी काशी के दौरे पर उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। वहीं देव दीपावली पर अब की बार 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसमें 10 लाख से अधिक पर्यटन विभाग दिए उपलब्ध कराएगा। वहीं चैतसिंह घाट पर 25 मिनट का लेजर शो भी होगा। तो विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से चैतसिंह घाट के बीच रेत की सैंड आर्ट इंस्टॉलेशन लगाई जाएगी। गंगा द्वार के सामने 10 मिनट का ग्रीन फायर क्रैकर शो होगा। ये जानकारी मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने प्रेस वार्ता में दी। तो कमिश्नरी सभागार में उन्होंने बताया कि 1 से 4 नवंबर तक राजघाट पर गंगा महोत्सव आयोजित होगा। इसमें 43 राष्ट्रीय स्तर के साथ ही स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा। चारों दिन काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच दिया जाएगा। 5 नवंबर की शाम 5:15 पर राजघाट स्थित गंगा महोत्सव के मंच से देव दीपावली का शुभारंभ होगा। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना है। बताया गया है कि गंगा पार रेत पर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए 20 सेक्टर बनाकर नोडल अफसरों को तैनात किया गया है। दीपक, तेल और बाती आदि का वितरण राजघाट से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि काशी कथा थीम पर 25 मिनट का आपको बता दें कि 3D प्रोजेक्शन मैपिंग तथा लेजर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो 1-1 घंटे के अंतराल रात 8:15 से रात 9 बजे और रात 9:35 बजे होगा। तो 15 लाख पर्यटकों के आने की संभावना, मंडलायुक्त ने बताया है कि देव दीपावली पर 15 लाख पर्यटकों के आने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदुम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदुम, देव दीपावली को लेकर हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार 15 लाख दिए का जो लक्ष्य रखा गया है एक भव्य आयोजन के रूप में, वो हमें देखने को मिलेगा। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं? बिल्कुल साहिल जी, बताना चाहेंगे जो 15 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली की जो हर साल की तरह इस साल भी काफी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर साल की तरह कुछ न कुछ, जैसे ही धीरे धीरे साल बढ़ते जा रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से, और साथ साथ में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तब से जो वहाँ की देव दीपावली है वो काफी ज्यादा एक खुशी के साथ का पूरा माहौल रहता है। वहाँ का काफी ज्यादा व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन वहीं हर साल की तरह इस साल कुछ अलग बेहतर किया जाएगा, जिसको लेकर के आज तैयारियों को लेकर के वहाँ का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। और वहाँ जो इस साल 15 लाख दिए जलाने की संभावना है, और काफी ज्यादा वहाँ जो पर्यटक है काफी ज्यादा, वहाँ 15 लाख से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इस साल काफी ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ साथ में जी चलिए प्रदुम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शाम 5 बजे से देव दीपावली का महोत्सव शुरू हो जाएगा। 5 नवंबर को 15 लाख दिए
प्रकाशित किए जाएंगे और इस बार एक नया ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। तो वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं गाजीपुर में जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। उन्होंने नीतीश कुमार को दिखावटी दूल्हा बताते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। अखिलेश ने चुनाव आयोग और SIR को बीजेपी समर्थक बताया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर दिए बयान की भी आलोचना करते हुए नजर आए। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और अंकित समाजवादी पार्टी के विधायक इनको शुभकामनाएं देने, इनको बधाई देने और शादी के बाद का कार्यक्रम उसमें शामिल होने हम लोग आए, जहां इन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। इनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला, साथ ही में हमारे तमाम समाजवादी नेता उनसे भी मिलने का मौका मिला, साथ में और साथियों के भी चाय पीने का एक अवसर हम लोगों को मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय के सबसे जागरूक लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों से। बिहार को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? PM मोदी का घोषित थे, उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, विपक्ष पर आरोप लगाए और आज उन्होंने कहा है कि कट्टा, कटुता, क्रूरता ये सब राजनीति के पर्याय बन गए हैं। बिहार बदलाव मांग रहा है, बिहार बेहतर। वहीं नोएडा के सेक्टर 21A स्थित नोएडा स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के नामचीन लोगों, पुलिसकर्मियों और युवाओं ने एकता दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि कुमार विश्वास और क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार रहे। उन्हें पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और DM मेधा रूपम ने सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग ने नोएडा को फिट और स्वस्थ रखने के उद्देश्य से कई किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया। दौड़ प्रतियोगिता में पैरा एथलीट, यूट्यूबर अमित बड़ाना, सिंगर गिरीक अमन और हास्य कवि शंभू ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पूरे आयोजन का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और एकता की भावना को प्रबल करना रहा। बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा ये बहुत बढ़िया कार्य है और बहुत मोटिवेशन का है। बहुत अच्छा, अद्भुत। बहुत बढ़िया, मैं पूरा मैच देखा, 2 बजे से ही देख रहा था मैं। कल मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा था तो मैं 2 बजे से ही 3 बजे शुरू हुआ था मैच, पूरा मैच देखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सबसे बड़े, मैं कहता हूँ कि यही असली महिला सशक्तिकरण है जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है और बहुत अद्भुत खेले सारे, बहुत अच्छा था और इतना बड़ा टारगेट था और अचीव किया, बहुत बढ़िया खेले। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मदिन है। जो इस समय हमारे पास भारत का नक्शा मौजूद है, जो उपलब्ध है, उसके एकत्रीकरण के लिए, उसके इकट्ठे करने के लिए उनकी तपस्या, उनकी सूझबूझ, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण ही काम आया था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि 75 वर्ष पूर्व जब हमें स्वतंत्रता हासिल हुई थी तो तत्कालीन नीति नियंताओं के निजी अपने निर्णयों के कारण भारत माता के आंचल के कुछ टुकड़े विच्छिन्न हो गए। लेकिन उसके बाद भी तमाम रियासतों को, राजवंशों को सहमत करके एक साथ इकट्ठा करना और आज के भारत का स्वरूप देना, इसके लिए सरदार पटेल ने जो अवदान दिया उसे विश्व कभी भूल नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता। तो उन्हीं के 150वें जन्मदिन को, उस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आज हम सब दौड़ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि जिस एकता के साथ कदम से कदम बढ़ रहे हैं, इसी एकता के साथ भारत अगली शताब्दी में और इस शताब्दी में विश्व का नेतृत्व करे। सरदार पटेल जी एक देश के लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहे गए, उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है। आज उनकी 150वीं जयंती है। इस देश को एक बनाए रखने में, अखंड बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो डेफिनेटली ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, आगे की जनरेशन, आज की जनरेशन, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वो हमें दे करके गए उसको हम वैसा ही बनाए रखें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। ये जो आप मैराथन देख रहे हैं, ये मैराथन का भी संदेश यही है कि एक रहें और बिल्कुल किसी भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बटे ना, जिससे कि इस देश में सामाजिक। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां पर पड़ोसियों को फंसाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जानकारी के अनुसार जिशांत कुमार, आकाश कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक सारस्वत का अपने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
और ऐसे में मुस्लिम पड़ोसियों को फंसाने के लिए इन्होंने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। आरोपियों को लगा कि ऐसा करने से मुस्लिम पड़ोसियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन जांच में पोल खुल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पड़ोसियों के साथ उनका संपत्ति विवाद चल रहा था। अलीगढ़ के एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अलीगढ़ से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव उलगगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी साहब के नेतृत्व में और सीओ गवाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशान, जो कि बुलगगढ़ी का रहने वाला, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन 4 को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव उलगगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल। वहीं अमेठी के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र कमरौली में यूपीसीडा अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस दिए ही किसानों की खड़ी धान की फसल पर जेसीबी चला दी गई, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। फसल बर्बाद होते देख गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने यूपीसीडा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बावजूद नाराज किसान सीधे यूपीसीडा कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बारिश के बीच किसान अपनी फसल बचाने के लिए खेतों की ओर दौड़े। वहीं जेसीबी से होती जुताई देखकर अफरा तफरी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। फिलहाल यूपीसीडा और किसानों के बीच तनातनी बनी हुई है और स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है। मामला हुआ कि मेरे बोरिंग गिरा देने जगह 40 बोरिंग है, 40 बोरिंग है, गिरवा देने को हमको लाठी मारी है। ये किसने लाठी से मारा है आपको? वो साले मारी नहीं, पैसे वाले। तो क्यों लाठी से मारा है, क्या बात हुई है? हम गए, हमारा फसल लौनो रहे तो मैंने गया तो हमका मारी है, एक लठ मारे, हम गिर गए, भैया विकलांग हल्ट मारे है डंडा गले वाले। अब आपकी फसल बहुत जुताई हो गई, खड़ी फसल, तो क्या करेंगे आप? कहाँ से खान पान करेंगे अपना? अब हम कहाँ खावे, क्या करबे? वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अमेठी तहसील परिसर में खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में बताया गया कि आलू, मटर और गेहूं सहित अन्य फसलों की बुआई चल रही है। किसान डीएपी और यूरिया खाद की कमी से जूझ रहे हैं। गोदामों पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान सुबह शाम चक्कर लगाने को मजबूर है। आरोप है कि कुछ केंद्रों पर खाद आने पर भी कर्मचारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी होती है, जिससे किसानों का शोषण हो रहा है। जयसिंह प्रताप यादव ने यह भी कहा कि बाजारों में दुकानदार जमाखोरी कर मनमानी दरों पर खाद बेच रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार पर किसानों की आय दोगुनी करने के वादे में विफल रहने का आरोप लगाया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान इस समय बुआई कर रहा है, चना, मटर और गेहूं, सरसों की बुआई कर रहा है, कोई सरकारी समितियों पे खाद नहीं है। किसान दर दर भटक रहा है, किसान रो रहा है, खून के आंसू बह रहे हैं, लेकिन सरकार के और शासन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, रात दिन समितियों का चक्कर लगाता है, लेकिन वहां के जो समिति के कर्मचारी हैं, दलालों की मिलीभगत से खादों की कालाबाजारी कर देते हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, वो कैसे बुआई करें, कैसे अपना जीवन यापन करें? इस तरीके से पूरी तरीके से सरकार फेल है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के हित में लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। समितियों पे खाद नहीं मिल रही, उनकी खाद के लिए बात को आगे ला रहे हैं, लेकिन सरकार, शासन प्रशासन सत्ता में बैठे डबल इंजन की सरकार की कानों पर जूता।
वहीं अमरोहा के गंगा तिगरी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद ने मेले में बने कंट्रोल रूम और स्नान घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद डीएम और एसपी को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने एसपी के साथ नाव पर बैठकर विभिन्न स्नान घाटों का भ्रमण भी किया और सुरक्षा और साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेले में स्टंटबाजी या हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अफवाह या अव्यवस्था को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि नंबर 1 को हवन पूजन के साथ गंगा तिगरी मेले का शुभारंभ होगा, जबकि कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। तो 1 नवंबर को यह आयोजन होना है, जिसकी तैयारियों को जायजा लेते हुए प्रशासन की टीम यहां पर नजर आ रही है। जो जनपद अमरोहा में जो प्रसिद्ध तिगरी मेला है लगती है, यहाँ पे इस बार अक्टूबर 27 से नवंबर 6 तारीख तक लगेगी। अभी मेला का शुरुआत हो गया। अभी मेला एक राउंड पूरी लगभग भर चुका है। कई लोग आ चुके हैं ट्रैक्टर ट्रालियों में, सभी लोग आ चुके हैं, टेंट वगैरह सब लगा दिया। और उसका तैयारी के बारे में अभी वर्तमान क्या स्थिति उसके निरीक्षण करने के लिए मैं आया था। अभी मैं कंट्रोल रूम देखा पुलिस का। कंट्रोल रूम में हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया। सीसीटीवी कैमरा लगी। पूरी मेला का ये यात्रा को पूरी 100% कैमरा का माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने। वहीं अमरोहा जनपद की रहरा थाना पुलिस ने एसओजी सर्विलांस टीम की मदद से चोरी की कई बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की चोरी की संपत्ति बरामद हुई है। आरोपियों के पास से चोरी के 6 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 10 केवी का सोलर पैनल, 1 डीवीआर, 1 लिवगार्ड सोलर इन्वर्टर सहित घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो मुख्य रूप से विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाते थे। सभी 6 अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय द्वारा अपराधियों के धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान में थाना रहरा पुलिस द्वारा एसओजी सर्विलांस की मदद से 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक, पंकज, विशाल, फैजल, रिजवान, गुड्डू, जिनके कब्जे से थाना रहरा में 2 जगह चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आदमपुर में 1 जगह व सैदनगली में 2 जगह इनके द्वारा चोरी करने की बात कबूल की गई। इनके कब्जे से 1 इन्वर्टर, 6 बैटरी, 1 डीवीआर सोलर पैनल, 10 केवी, 1 लिवगार्ड इन्वर्टर, 2 एलसीडी, 1 सीपीयू, 2 सिलेंडर, 2 प्रेशर कुकर, अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख। वहीं अमरोहा जिले के थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत सलारपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बरेली के थाना सिबीगंज निवासी 2 कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार व्यापारी हरियाणा से बरेली लौट रहे थे, तभी हाईवे पर बने अवैध कट से अचानक सामने आए ट्राले से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 व्यापारियों की मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे पर बने अवैध कट के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने अवैध कट को बंद करने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के लोई गांव नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 लुटेरे बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान नौशाद और जावेद को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने 1 स्विफ्ट कार, 2 तमंचे और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायलों को पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे प्रकरण की जाँच पड़ताल भी की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों ने बिजली मीटर लगाए जाने के विरोध में नारेबाजी भी की और गन्ने का मूल्य 500 प्रति क्विंटल तय करने की मांग को दोहराया। संगठन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाए। किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों ने इस दौरान सीएम योगी का धन्यवाद भी व्यक्त किया और किसानों के हित में और ठोस कदम उठाने की अपील भी की। वहीं मुजफ्फरनगर में आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार देर रात नई मंडी थाना क्षेत्र के एसपी कॉम्प्लेक्स में स्थित 2 चीनी व्यापारियों निखिल अग्रवाल और अनिल के ठिकानों पर आईटी टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि टीम कई गाड़ियों के काफिले के साथ मुजफ्फरनगर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों के सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया।
आईटी अधिकारी देर रात तक दोनों व्यापारियों से पूछताछ करते रहे। माना जा रहा है कि यह छापेमारी हाल ही में शुगर मिलों पर हुई कार्रवाई से जुड़ी हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।